नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। जय महाकाली दोस्तों। देखिए, आज हम राजस्थान में चौहानों का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों और एग्ज़ाम में प्रश्न बनाए जा सकते हैं अच्छे से। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आएगी जो हो सकता है आपने पहले ना पढ़ी हो। ठीक है, तो ऐसा मौका गंवाना नहीं है। शुरुआत करते हैं चौहानों का इतिहास, जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं चौहानों की उत्पत्ति। चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई है, इससे संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित चीज़ देखते हैं। नंबर 1, आपने देखा होगा, ये ग्रंथ का नाम सुना भी होगा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो सुना ना ग्रंथ का नाम। इसके रचयिता कौन है? चंदबरदाई। इसके रचयिता कौन है? चंदबरदाई। और इन्होंने चौहानों की जो उत्पत्ति मानी है वो मानी है अग्निकुंडों से। चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी है? अग्निकुंडों से इन्होंने उत्पत्ति मानी है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंदबरदाई, और इन्होंने चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो किससे मानी है? अग्निकुंडों से। ठीक है, अब दूसरी जो मान्यता है वो है, नाम सुना होगा, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज। द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। नाम सुना होगा ये भी, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके लेखक कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड इसके लेखक थे। और इन्होंने जो चौहानों को क्या माना है? तो इन्होंने चौहानों को विदेशी माना है। चौहानों को क्या माना है? इन्होंने विदेशी माना है, यानी मध्य एशिया से आए हुए माना है। तो कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों को क्या माना है? विदेशी माना है या मध्य एशिया से आए हुए माना है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है मान्यता से संबंधित, इसलिए ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, तीसरी मान्यता, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास, इसके लेखक हैं दोस्तों डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। और एक और रचना याद रखेंगे, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। द अर्ली चौहान डायनेस्टी, इसके लेखक हैं दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा। राजस्थान का इतिहास, इसके लेखक हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। द अर्ली चौहान डायनेस्टी, इसके लेखक हैं दशरथ शर्मा। और दोनों ने ही चौहानों को ब्राह्मण वंशी माना है। दोनों ने ही इनको क्या माना है? ब्राह्मण वंशी माना है। ठीक है, अगली मान्यता देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट मान्यता है वो, सुंडा माता। सुंडा माता शिलालेख। सुंडा माता शिलालेख में चौहानों को, सुंडा माता शिलालेख में चौहानों को ऋषि वशिष्ठ की आँखों की पुतली से, ऋषि वशिष्ठ की आँखों की पुतली से उत्पत्ति माना है। चौहानों की उत्पत्ति सुंडा माता शिलालेख के अनुसार किससे हुई है? तो ऋषि वशिष्ठ की आँखों की पुतली से हुई है। ये किसमें कहा गया है? सुंडा माता शिलालेख में। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो सीधी सीधी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आप सोचते हैं कि उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न नहीं आता है, लेकिन आ गया तो फिर मात खा जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से इसको याद रखेंगे।
अगली जो मान्यता है उसके अनुसार देखिए, बिजोलिया शिलालेख, नाम सुना होगा बिजोलिया शिलालेख। तो बिजोलिया शिलालेख, इस बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किसमें माना है दोस्तों? बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना है। किसमें माना है? बिजोलिया शिलालेख में। अब बात कर लेते हैं बिजोलिया शिलालेख की। तो बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है दोस्तों? बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में। और इसके संस्थापक, बिजोलिया शिलालेख के संस्थापक वो थे श्रावक लोलाक। श्रावक लोलाक इसके संस्थापक थे। और इसके रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार थे दोस्तों गुणभद्र। कौन थे दोस्तों? इसके रचनाकार गुणभद्र थे। और यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों? यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ जाएगी। उत्पत्ति से संबंधित मान्यताएं आपको याद रखनी होगी। हम शुरुआत करने जा रहे हैं अब इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर। ठीक है, जय महाकाली। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। चलिए अब देखते हैं महत्वपूर्ण चीज, चौहानों का मूल स्थान। चौहानों का मूल स्थान वो कहाँ था? तो चौहानों का मूल स्थान वो था दोस्तों सपादलक्स। सपादलक्स इसका मतलब होता है 1.25 लाख गांवों का समूह है। और ये कहाँ पड़ता है? सांबर के आसपास का क्षेत्र जो है वो पड़ता है। तो चौहानों का मूल स्थान सपादलक्स सांबर को माना जाता है। और सांबर के चौहान जो वंश हैं, सांबर के चौहान वंश की स्थापना, सांबर के चौहान वंश की स्थापना हमारे वासुदेव जी ने की। किसने की दोस्तों? वासुदेव ने की 551 ईस्वी में। तो सांबर के चौहान वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव ने 551 ईस्वी में की। और इस वासुदेव को चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। चौहानों का आदि पुरुष, चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? तो चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? वासुदेव को चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। और वासुदेव ने अपनी जो राजधानी बनाई थी, तो राजधानी कौन सी थी? अहि छत्रपुर नागौर। अहि छत्रपुर नागौर। तो सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अगर पूछ ले तो कौन सी थी दोस्तों? अहि छत्रपुर नागौर इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है, तो सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी बताएंगे अहि छत्रपुर नागौर थी। और ये जो वासुदेव था, वासुदेव मूलतः नाडोल पाली का था। कहाँ का था दोस्तों? ये वासुदेव मूलतः नाडोल, जो कहाँ पड़ता है? पाली में, वहाँ का ये था। और वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया। और वासुदेव ने सांबर झील पर, सांबर झील के किनारे, सांबर झील के किनारे शाकंभरी देवी का मंदिर बनाया। शाकंभरी देवी का मंदिर किसने बनाया दोस्तों? वासुदेव ने। कहाँ बनाया? सांबर झील के किनारे वासुदेव ने शाकंभरी देवी का मंदिर बनाया। और ये शाकंभरी जो देवी हैं, इन्हें सांबर के चौहानों की कुल देवी कहा जाता है। सांबर के चौहानों की कुल देवी, सांबर के चौहानों की कुल देवी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सांबर के चौहानों की कुल देवी किसे कहा जाता है? शाकंभरी देवी को।
और ये शाकंभरी देवी का मंदिर कहाँ पे बनाया? सांबर झील के किनारे। किसने बनाया? वासुदेव ने। शाकंभरी माता का मंदिर एक और है, ठीक है, वो अलग है, ठीक है, वो उदयपुर वाटी में पड़ता है, ठीक है ना, वो अलग है और ये अलग है, ठीक है, याद हो जाएगा। अब देखिए, अब वासुदेव ने सांबर झील के किनारे, वासुदेव ने सांबर झील के किनारे महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर बनाया। तो ये वासुदेव ने शाकंभरी देवी का मंदिर भी बनाया और सांबर झील का निर्माण भी करवाया और महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर भी बनाया, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या किया? दीपदान महोत्सव प्रारंभ किया। दीपदान महोत्सव प्रारंभ किया। दीपदान महोत्सव किसने प्रारंभ किया दोस्तों? वासुदेव ने। और कहाँ पर? सांबर झील के किनारे महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर बनाया था, वहाँ पर दीपदान महोत्सव इन्होंने प्रारंभ किया। और दीपदान महोत्सव ये कहाँ आयोजित होता है? तो दीपदान महोत्सव कब आयोजित होता है वो भी पता होना चाहिए। तो ये दीपदान महोत्सव कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान महोत्सव आयोजित होता है, ठीक है। ये रही वासुदेव की कहानी, ठीक है। वासुदेव की कहानी याद हो जाएगी। वासुदेव को चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। सांबर के चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने 551 ईस्वी में की और इनकी राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। वासुदेव मूलतः नाडोल पालिका था। सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने किया और सांबर झील के किनारे इन्होंने शाकंभरी देवी का मंदिर बनाया और सांबर के चौहानों की कुल देवी के रूप में शाकंभरी देवी को जाना जाता है। और सांबर झील के किनारे महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर भी किसने बनाया? वासुदेव ने। और यहाँ पर दीपदान महोत्सव प्रारंभ किया और दीपदान महोत्सव कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई वासुदेव जी? वासुदेव जी की बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। जय महाकाली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वासुदेव के बाद हम देख रहे हैं दूसरा इम्पोर्टेंट शासक दुर्लभराज चौहान। इसके बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि दुर्लभराज चौहान जो था वो वत्सराज का सामंत था। किसका सामंत था? वत्सराज का सामंत था। वत्सराज का सामंत कौन था? तो दुर्लभराज वत्सराज का सामंत था। और दुर्लभराज के समय सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण हुए। सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके समय हुए दोस्तों? तो किसके समय हुए? दुर्लभराज। सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किस चौहान शासक के समय हुए? तो दुर्लभराज, ठीक है। और दुर्लभराज के समय एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। क्या हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्होंने पाल वंश के धर्मपाल को हराया। किसको हराया? धर्मपाल को हराया, ठीक है, धर्मपाल को हराया। ये चीज़ें आप याद रखेंगे दुर्लभराज के बारे में। दुर्लभराज के बाद जो इम्पोर्टेंट शासक हैं वो हैं गुवक प्रथम। कौन सा है दोस्तों? गुवक प्रथम। ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने हर्षनाथ जी का मंदिर बनाया। किसका मंदिर बनाया दोस्तों? हर्षनाथ जी का मंदिर बनाया। और हर्षनाथ जी का मंदिर कहाँ है दोस्तों? हर्षनाथ जी का मंदिर कहाँ है? सीकर में है, ठीक है। तो हर्षनाथ का मंदिर किसने बनाया? तो गुवक प्रथम जो है उन्होंने हर्षनाथ का मंदिर बनाया। और इन हर्षनाथ जी को चौहानों के कुल देवता कहा जाता है। चौहानों के कुल देवता किसे कहा जाता है? तो हर्षनाथ जी को चौहानों के कुल देवता कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए
ये हर्षनाथ जी हैं। ये किसका मंदिर है? यहाँ पर शिव जी का मंदिर है। जिसके पीछे नाथ आ गया तो वो किसका मंदिर होगा? शिव जी का। ठीक है, तो शिव जी का मंदिर है और यहाँ पर शिव जी के लिंग के ऊपर उनकी प्रतिमा है। तो शिव जी का जो लिंग है उसके ऊपर प्रतिमा है और ऐसा एकमात्र मंदिर राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में एकमात्र है और इसके अलावा पूरे भारत में ये दूसरा है। पहला राजस्थान में है, राजस्थान में एकमात्र ऐसा मंदिर है। ठीक है, जिसमें शिव के लिंग के ऊपर शिव जी की प्रतिमा है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और गुवक प्रथम ये नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। नागभट्ट द्वितीय का ये सामंत था। ठीक है, अब इसके बाद इम्पोर्टेंट शासक हैं विग्रहराज द्वितीय। कौन सा? विग्रहराज द्वितीय। ये भी इम्पोर्टेंट शासक हैं। किस आधार पर इम्पोर्टेंट हैं वो आपको याद रखना होगा, क्योंकि विग्रहराज द्वितीय ने मतंगा की उपाधि धारण की। मतंगा की उपाधि धारण करने वाला कौन सा चौहान शासक था? तो मतंगा की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन सा था? विग्रहराज द्वितीय। ठीक है, विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के भड़ोच गांव में आशापुरा माता का मंदिर बनाया। आशापुरा माता का मंदिर बनाया। आशापुरा माता का मंदिर किसने बनाया दोस्तों? तो विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के भड़ोच में आशापुरा माता का मंदिर बनाया। इसके अलावा इन्होंने मूलराज जो चालुक्य शासक था, मूलराज जो चालुक्य शासक था उसको पराजित किया। मूलराज जो चालुक्य शासक था उसको इसने पराजित किया। प्रश्न ऐसे बनाया जा सकता है, विग्रहराज द्वितीय के समकालीन चालुक्य शासक कौन सा था? तो आप क्या बताएंगे? मूलराज। ठीक है, मूलराज आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट शासक पृथ्वीराज प्रथम आता है। कौन सा आता है दोस्तों? पृथ्वीराज प्रथम। ये इम्पोर्टेंट शासक इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके काल में रेवासा सीकर में, रेवासा कहाँ पड़ता है? सीकर में। रेवासा सीकर में जीर्ण माता का मंदिर, जीर्ण माता का मंदिर, जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर में बनाया गया। ठीक है, तो रेवासा सीकर में जीर्ण माता का मंदिर पृथ्वीराज प्रथम के शासनकाल में बनाया गया और वो मंत्री था हट्टड़। कौन से मंत्री ने बनाया? हट्टड़ ने। तो अगर ऑप्शन में हट्टड़ आता तो हट्टड़ करेंगे। कौन से शासक ने बनाया? तो शासक की बात करेंगे तो पृथ्वीराज प्रथम आपका आंसर होगा। तो जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर में। ठीक है, रेवासा सीकर में जीर्ण माता का मंदिर है और पृथ्वीराज प्रथम के मंत्री हट्टड़ ने इसका निर्माण करवाया। हट्टड़ ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, जीर्ण माता का जो लोकगीत है वो सबसे बड़ा लोकगीत माना जाता है। सबसे बड़ा लोकगीत किसे माना जाता है? जीर्ण माता का जो लोकगीत है उसे सबसे बड़ा लोकगीत माना जाता है। ठीक है, अब देखिए व्यवस्थित चौहानों को जो व्यवस्थित काल स्टार्ट होता है अजयराज चौहान से। ठीक है, तो अब अजयराज चौहान से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मज़ा आ रहा है? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अजयराज चौहान की तरफ। जय महाकाली। देखिए अब अजयराज चौहान, अजयराज चौहान। अजयराज चौहान का शासनकाल था 1105 से 1133 ईस्वी तक। 1105 से 1133 ईस्वी तक इसका शासनकाल था और अजयराज चौहान पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान प्रथम
पृथ्वीराज चौहान प्रथम का उत्तराधिकारी था। पृथ्वीराज चौहान प्रथम का उत्तराधिकारी वो कौन था दोस्तों? कौन था? अजयराज चौहान। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के बाद जो शासक बना था वो कौन बना था? अजयराज चौहान बना था। ठीक, अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर शहर की स्थापना की। अजमेर की स्थापना की 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना करने वाला शासक कौन था? अजयराज चौहान। इसने अपनी राजधानी अजमेर कर ली थी। ठीक है, अपनी राजधानी अजमेर करने वाला शासक कौन था? अजयराज चौहान। और अजयराज चौहान ने अजमेर में एक दुर्ग बनाया जिसे तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम गढ़बेटली, पूर्व का जिब्राल्टर या अजय मेरू दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग, एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है, ये कहाँ पर है? अजमेर में। तो तारागढ़ दुर्ग, गढ़बेटली दुर्ग, पूर्व का जिब्राल्टर और अजय मेरू दुर्ग ये आपस में एक ही हैं। ठीक है, इनका निर्माण यानी तारागढ़ जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया? तो अजयराज चौहान ने उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अब अजयराज चौहान की एक पत्नी थी। अजयराज चौहान की पत्नी थी सोमलेखा। क्या थी दोस्तों? सोमलेखा। कहीं आपको सोमल देवी भी मिल सकता है, तो पत्नी का नाम सोमलेखा था। ठीक है, तो अजयराज चौहान की पत्नी का नाम सोमलेखा था और अजयराज चौहान अपनी पत्नी से अपार प्रेम करता था। इसलिए ये इतना प्यार करता था कि इसने अपनी पत्नी के नाम से सिक्के जारी किए। ठीक है, अपनी पत्नी के नाम से ये सिक्के चलाने लग गया और इसने अपनी पत्नी के नाम से सिक्के चलाए थे। तो चांदी का सिक्का भी इसने चलाया था। उस चांदी के सिक्के को बिजोलिया शिलालेख के अनुसार नाणक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाणक कहा जाता है। और ये चांदी का सिक्का नाणक। ठीक है, अब ये जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ये जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा से मिलती है। तो ये है जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख, और ये बिजोलिया शिलालेख मैंने पहले बता दिया है। बिजोलिया शिलालेख कहाँ है? भीलवाड़ा में। यहाँ से इसकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, मज़ा आ गया? अजयराज चौहान बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, जय महाकाली। देखिए, अब अर्णोराज चौहान के बारे में चर्चा करते हैं। अर्णोराज चौहान, देखिए अर्णोराज चौहान जो था वो अजयराज चौहान का पुत्र था। अजयराज चौहान का पुत्र था। तो अजयराज चौहान के बाद जो शासक बना वो कौन बना? अर्णोराज चौहान बना था। अर्णोराज चौहान तुर्कों से युद्ध करता था, यानी तुर्कों से इसके भयंकर युद्ध हुए हैं। और अजयराज चौहान का पुत्र अर्णोराज चौहान इतना शक्तिशाली था कि तुर्कों का इसने अजमेर में खूब रक्त बहाया। तुर्कों का खूब रक्त बहाया और तुर्कों के रक्त से अजमेर को शुद्ध करने के लिए, तुर्कों के रक्त से अजमेर को शुद्ध करने के लिए इसने आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील का निर्माण करवाया। तो आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज चौहान ने करवाया। और इस आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया।
आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, जिसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने, और दौलत बाग को ही सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया? तो पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी अर्णोराज चौहान ने करवाया। ठीक है। अब मीरांशाह, अब देखिए मीरांशाह किंग्सवार, मीरांशाह किंग्सवार। तो मीरांशाह कौन था? तो मीरांशाह अर्णोराज चौहान, मीरांशाह अर्णोराज चौहान का मुस्लिम सेनापति था। अर्णोराज चौहान का मुस्लिम सेनापति, अर्णोराज चौहान का मुस्लिम सेनापति कौन था? मीरांशाह। और इसे घोड़े पालने का बहुत शौक था, घोड़े पालने का बहुत शौक था। घोड़े पालने का शौक किसे था? मीरांशाह को। तो घोड़े की मजार, घोड़े की मजार और मीरांशाह की दरगाह, घोड़े की मजार और मीरांशाह की दरगाह, घोड़े की मजार और मीरांशाह की दरगाह कहाँ हैं? तो ये हैं दोस्तों तारागढ़, अजमेर। तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? अजमेर वाला। ठीक है, दो है, तारागढ़ बूंदी में भी है, अजमेर में भी है। लेकिन घोड़े की मजार और मीरांशाह की दरगाह ये कहाँ पर है? तारागढ़ अजमेर में है। ठीक है। अब अर्णोराज चौहान, अर्णोराज चौहान, इसका पुत्र था जगदेव चौहान। अर्णोराज चौहान का पुत्र था जगदेव चौहान। इसने अर्णोराज की हत्या कर दी। ठीक है, अर्णोराज को किसने मारा? जगदेव चौहान, जो उसका क्या था? पुत्र था। इसलिए चौहानों का प्रथम, चौहानों का प्रथम, चौहानों का प्रथम पितृहंता शासक, चौहानों का प्रथम पितृहंता शासक किसे कहा जाता है? जगदेव चौहान को कहा जाता है, जगदेव चौहान को कहा जाता है। चौहानों का प्रथम पितृहंता शासक किसे कहा जाता है? जगदेव चौहान को कहा जाता है। यहाँ तक चीज क्लियर? क्लियर? शाबाश, होशियार हो गए सभी। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों, रेट में नंबर लाना है। ठीक है, आगे बढ़े। जय महाकाली, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। सांभर के चौहानों में अब नंबर आता है बिसल देव, बिसल देव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बिसल देव जिसे विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जाना जाता है, और ये किसके उत्तराधिकारी थे? तो ये अर्णोराज चौहान, अर्णोराज चौहान के उत्तराधिकारी थे। अर्णोराज चौहान के उत्तराधिकारी कौन थे दोस्तों? वो थे विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव के नाम से जाना जाता है, कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ की एक रचना है, विग्रहराज चतुर्थ की रचना है हरिकेली, हरिकेली नाटक, जो संस्कृत भाषा का है। किस भाषा का दोस्तों? ये संस्कृत भाषा का है। हरिकेली नाटक के रचयिता पूछे तो क्या बताएंगे? विग्रहराज चतुर्थ, जिसे कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। अब हरिकेली जो नाटक है, इसका आधा भाग, हरिकेली नाटक का आधा भाग 2.5 दिन के झोपड़े, 2.5 दिन के झोपड़े
पर लिखा हुआ है। हरिकेली नाटक का आधा भाग कहाँ लिखा हुआ है? अढ़ाई दिन के झोपड़े पर लिखा हुआ है। और इसका आधा भाग ब्रिस्टल, जो कहाँ पड़ता है? लंदन। यहाँ राजा राम मोहन राय की समाधि है। ब्रिस्टल लंदन में पड़ता है और यहाँ पर राजा राम मोहन राय की समाधि है, वहाँ पर लिखा हुआ है। तो हरिकेली नाटक के रचयिता कौन हुए दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ, जिसमें हरिकेली नाटक का आधा भाग अढ़ाई दिन के झोपड़े पे लिखा हुआ है और आधा भाग ब्रिस्टल लंदन में राजा राम मोहन राय की समाधि पर लिखा हुआ है। ठीक है। अब विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि कौन कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि, विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवियों में सबसे पहले नाम आता है बिसलदेव रासो के रचयिता, बिसलदेव रासो के रचयिता। प्रश्न पूछा जाता है बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? तो बिसलदेव रासो के रचयिता वो है नरपति नाल। बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल है। जो नरपति नाल है वो क्या है? विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि था। ठीक है। इसके अलावा ललित विग्रहराज के रचयिता, तो ललित विग्रहराज के रचयिता थे सोमदेव। कौन थे दोस्तों? सोमदेव। ये भी किसका दरबारी कवि था? विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव का था। तो दो रचनाएं आपको याद रखनी है। बिसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल और ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव थे। और हरिकेली नाटक के जो रचनाकार वो कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है। अब विग्रहराज चतुर्थ ने सरस्वती संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। और इस पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़ दिया। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस सरस्वती संस्कृत पाठशाला को तोड़ दिया और यहाँ पर क्या बनाया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना दिया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ? ये अजमेर में है। ठीक है। तो सरस्वती संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने। कुतुबुद्दीन ऐबक इसने क्या किया? इस सरस्वती संस्कृत पाठशाला को तोड़कर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना दिया। ठीक है। अब बिसलदेव ने, जिसका दूसरा नाम विग्रहराज चतुर्थ है, इन्होंने टोंक में बनास नदी के पानी को रोककर, टोंक में बनास नदी के पानी को रोककर, टोंक में बनास नदी के पानी को रोककर बिसलपुर बांध बनाया। बिसलपुर बांध का निर्माण किसने करवाया? बिसलदेव ने, जिसे विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जाना जाता है। और बिसलपुर बांध कहाँ है? टोंक में। और किस नदी के पानी को रोक के बनाया गया है? बनास नदी के पानी को रोक के बनाया गया है। तो ये बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है। सोमदेव किसका दरबारी कवि था? तो सोमदेव किसका दरबारी कवि था? बिसलदेव का दरबारी कवि था। ठीक है। बिसलदेव रासो के रचयिता कौन थे? नरपति नाल है। और ललित विग्रहराज इसके रचयिता कौन है? सोमदेव। और हरिकेली नाटक ये किसने लिखा? विग्रहराज चतुर्थ ने। क्लियर? कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो बताओ। सब समझ में आ गई? शाबाश, होशियार हो गए हो। ठीक है। रीट आगे बढ़ गई। ठीक है। हम भी आगे बढ़ते हैं।
जय महाकाली। अब देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसका शासनकाल रहा था 1177 से 1192 ईस्वी। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसका राज्याभिषेक, इनका राज्याभिषेक कब हुआ? 1177 ईस्वी में। कब हुआ? 1177 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ। और इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म अहिलन पाटन गुजरात में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? अहिलन पाटन गुजरात में इनका जन्म हुआ। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे, इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था। पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था। और माता का नाम कपूरी देवी था। माता का नाम क्या था दोस्तों? कपूरी देवी था। और इनकी पत्नी का नाम पूछा जाए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो हैं, उनकी पत्नी का नाम पूछा जाए तो पत्नी का नाम था संयोगिता। क्या था दोस्तों? पत्नी का नाम संयोगिता था। अब संयोगिता कौन थी? तो संयोगिता कन्नौज के जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी। कन्नौज के जयचंद गढ़वाल की पुत्री कौन थी? संयोगिता। और ये संयोगिता किसकी पत्नी थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की ये पत्नी थी। ठीक है, इनको और नाम से जाने जाता है। पृथ्वीराज चौहान को दल पुंगल के नाम से जाना जाता है। दल पुंगल के नाम से जाना जाता है। और ये किसने कहा? मोहम्मद गौरी ने कहा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या कहा है? दल पुंगल। और इसके अलावा इनको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। तो राय पिथौरा की उपाधि किसने धारण की? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। तो राय पिथौरा के नाम से कौन जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। और इनका आश्रित कवि था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का आश्रित कवि था चंद बरदाई, जिसने किसकी रचना की? पृथ्वीराज रासों के रचयिता। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन थे? चंद बरदई, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के आश्रित कवि थे। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो प्रधानमंत्री था, इसका प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? कैमास। इसका प्रधानमंत्री कौन था? कैमास इसका प्रधानमंत्री था। और इसका सेनापति था भुवनमल। इसका सेनापति कौन था दोस्तों? भुवनमल इसका सेनापति था। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब देखिए 1182 ईस्वी में महोबा या तुमुल का युद्ध हुआ। 1182 ईस्वी में महोबा या तुमुल का युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने चंदेल शासक परमार्दी देव को पृथ्वीराज चौहान ने हराया। पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान ने हराया। ठीक है, तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो कौन था? परमार्दी देव। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और परमार्दी देव के बीच कौन सा युद्ध हुआ? महोबा का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1182 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। और भी युद्ध हुए हैं, अब हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, जय महाकाली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझ आ रही ना? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 1184 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गुजरात के शासक
गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड, इनके मध्य आबू की राजकुमारी इच्छिनी, आबू की राजकुमारी इच्छिनी को पाने हेतु नागौर में युद्ध हुआ। आजकल सब पागल हो जाओ ना, वो लड़की पाने के लिए वो उससे लड़ जाता है। तो लड़की को पाने के लिए इन्होंने भी युद्ध किया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गुजरात का शासक भीमदेव सेकंड था, एक लड़की के चक्कर में दोनों लड़ने लग गए। और वो लड़की कौन सी थी? इच्छिनी थी। उसको पाने के लिए दोनों लड़ने लग गए और दोनों के बीच में एक संधि हो गई बाद में। और उस संधि के तहत इन्होंने क्या किया? किसी ने विवाह नहीं किया। ठीक है, अब ना तो इसको मिली है ना इसको मिली। पृथ्वीराज चौहान को भी इच्छिनी ना मिली और भीमदेव सेकंड था, इसको भी इच्छिनी नहीं मिली। तो इच्छिनी के जो पिता थे उन्होंने इसको जहर दे दिया, इच्छिनी को जहर देकर इसको समाप्त कर दिया था। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड के मध्य आबू की इच्छिनी, इसको पाने के लिए नागौर में युद्ध हुआ था और इसका कोई परिणाम नहीं निकला। दोनों ने संधि कर ली थी। ठीक है, दोनों ने संधि कर ली और दोनों में से किसी ने भी इससे विवाह नहीं किया। फिर इसके पिता ने क्या किया? इसको जहर देकर समाप्त कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में विजयी होता है। जब ये युद्ध होता है और ये विजय हो जाता है, मोहम्मद गौरी भागता है तो पृथ्वीराज चौहान उसका पीछा नहीं करता है। तो यही सबसे बड़ी गलती रह गई थी और इस गलती का खामियाजा 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। वो दोनों के बीच में हुआ वापस पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में ही ये युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध हुआ था और उसमें जो गलती की थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, वहाँ गलती करने का नतीजा यहाँ पर उसको भुगतना पड़ा और मोहम्मद गौरी इस तराइन के दूसरे युद्ध में जीत जाता है। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें विजय किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी बाजी मार जाता है। ठीक है, ये याद आपको रखना है। ठीक है, याद हो जाएगा। एक लास्ट चीज़ बता देता हूँ, फिर हम चलते हैं। एक सांबर की ही रानी थी रानी रुद्राणी यौगिक क्रिया में निपुण थी। रानी रुद्राणी यौगिक क्रिया में निपुण थी और यह प्रतिदिन, ये अलग लिखना, और यह प्रतिदिन पुष्कर में 1000 दीपक, प्रतिदिन पुष्कर में 1000 दीपक जलाती थी। तो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक कौन जलाती थी? रानी रुद्राणी। ठीक है, चीज़ समझ में आ गई। आज हमने राजस्थान में सांभर के जो चौहान हैं उनके बारे में चर्चा की है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं। ठीक है, आगे हम और
इसका इतिहास देखेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।